लीबिया की रेत पर एक जाना पहचाना नाम एक बार फिर गूंज उठा है, सैफ अल इस्लाम गद्दाफी। मुअम्मर गद्दाफी का बेटा, जिसे कभी लीबिया और पश्चिम के बीच सेतु माना जाता था, अपने पिता के क्रूर पतन के बाद गायब हो गया। सालों तक दुनिया मानती रही कि उसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन अब जिस व्यक्ति को वे क्रांति का उत्तराधिकारी कहते थे, वह लौट आया है। उसके फिर से प्रकट होने से लीबिया की नाजुक शांति हिल गई है और उन्हीं पश्चिमी शक्तियों में बेचैनी पैदा हो गई है जिन्होंने उसके पिता के शासन को नष्ट करने में मदद की थी। क्योंकि जिस भूत को उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय पहले दफना दिया था, वह फिर से उठ खड़ा हुआ है, एक याद के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में। लीबिया आज एक चौराहे पर खड़ा है, मिलिशिया से बंटा हुआ, भ्रष्टाचार से ग्रस्त और विदेशी प्रभाव में फंसा हुआ। फिर भी जैसे ही सैफ अल इस्लाम वापस रोशनी में आता है, एक सवाल रेगिस्तानी हवाओं में गूंजता है, कहीं मत जाओ। अगले कुछ मिनटों में हम यह उजागर करते हैं कि कैसे गद्दाफी का बेटा छिपकर उभरा और हर उस ताकत को चुनौती दी जिसने अपने पिता की विरासत को दफनाने की कोशिश की। एक व्यक्ति का पतन, एक राष्ट्र का पतन। 4 दशकों तक मुअम्मर गद्दाफी ने लीबिया पर अवज्ञा और गर्व के साथ शासन किया। उसने तेल संपदा को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास में बदल दिया। उसके नेतृत्व में लीबिया का जीवन स्तर अफ्रीका के सबसे ऊंचे जीवन स्तरों में से एक था, लेकिन पश्चिम के लिए वह खतरनाक था। एक क्रांतिकारी जिसने नियंत्रण से इनकार कर दिया। 2011 में सब कुछ बदल गया। पश्चिमी शक्तियों ने एक अवसर देखा। जब अरब स्प्रिंग के दौरान विरोध प्रदर्शन भड़क उठे, नाटो ने मौके का फायदा उठाया और गद्दाफी को गिराने के लिए विद्रोहियों का समर्थन किया। उसका पीछा किया गया, उसके साथ विश्वासघात किया गया और अंततः सिरते की रेत में उसे मार दिया गया। जब यह खबर वॉशिंगटन पहुंची तो दुनिया ने एक खौफनाक दृश्य देखा। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन कैमरों के सामने हंस पड़ी। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे एक जीत बताया। उन्होंने एक नए लोकतांत्रिक लीबिया का वादा किया। पश्चिमी मीडिया ने आजादी और प्रगति के बारे में चमकदार सुर्खियां दी, लेकिन ये वादे जल्द ही राख में बदल गए। जिस दिन लीबिया का पतन हुआ, जब गद्दाफी गिरा तो लीबिया भी उसके साथ ही गिर गया। राष्ट्र को एकजुट रखने वाली संस्थाएं रातों रात गायब हो गईं। मंत्रालय भंग हो गए, राष्ट्रीय सेना टुकड़ों में बिखर गई, व्यवस्था की जगह अराजकता आ गई। दर्जनों मिलिशिया सत्ता का दावा कर रहे थे, हर एक का अपना झंडा और अपना सरदार। पश्चिम ने मुक्ति का वादा किया था, लेकिन उसके बाद विनाश हुआ। एक ऐसा देश जो कभी तेल, सोने और पानी से समृद्ध था, युद्ध क्षेत्र बन गया। मानव तस्कर और तस्कर फल फूल रहे थे, लीबिया को दुखों के राजमार्ग में बदल रहे थे। प्रवासियों को पकड़कर खुले गुलाम बाजारों में बेचा जा रहा था। उस राष्ट्र में जो कभी अफ्रीका का गौरव था, पुरुषों और महिलाओं का मवेशियों की तरह व्यापार किया जा रहा था। आईएसआईएस और अल कायदा जैसे चरमपंथी समूह जो गद्दाफी के शासन में कभी अस्तित्व में आने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, दरारों से उभरे। उन्होंने अराजकता का फायदा उठाकर आतंक फैलाया, और जब लीबिया जल रहा था तो वही शक्तियां जिन्होंने उस पर बमबारी की थी, मुंह फेर लेती थीं। उन्होंने देखा कि कैसे बिजली गुल हो गई और शहर निगल गए, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गईं और छात्र अपनी कक्षाएं छोड़ बैठे। लोकतंत्र का सपना टूटे वादों के कब्रिस्तान में बदल गया। एक ऐसा राष्ट्र जो अपने अतीत से त्रस्त है। 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद कई लीबियाई गद्दाफी के शासन को एक ऐसी नजर से देखते हैं जिसे पश्चिम समझ नहीं पाता। पुरानी यादें, वे उन दिनों को याद करते हैं जब जीवन स्थिर था, जब भोजन और ईंधन सस्ते थे, जब सड़कें सुरक्षित थीं, जब अस्पताल काम करते थे और शिक्षा मुफ्त थी। वे राष्ट्रीय गौरव को याद करते हैं। एक ऐसा लीबिया जो मदद के लिए भीख नहीं मांगता था या विदेशी सेनाओं पर निर्भर नहीं था। और उस पुरानी यादों से एक जाना पहचाना नाम वापस आता है, सैफ अल इस्लाम गद्दाफी। उस आदमी का बेटा जिसे दुनिया ने मिटाने की कोशिश की, वह वारिस जो कभी भागा नहीं। अपने पिता के शासन के दौरान सैफ अल इस्लाम को लीबिया का उदारवादी चेहरा माना जाता था। लंदन में शिक्षित और अंग्रेजी में पारंगत सैफ अक्सर त्रिपोली और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम करते थे। उनका मानना था कि लीबिया उनका घर है, कि लीबिया अपनी स्वतंत्रता खोए बिना आधुनिकीकरण कर सकता है। लेकिन जब 2011 में युद्ध छिड़ा तो सैफ ने भागने से इनकार कर दिया।
वह अपने पिता के साथ खड़े रहे और दुनिया के सामने घोषणा की, हम यहां लीबिया में लड़ते हैं, हम यहां लीबिया में मरते हैं। ये शब्द एक प्रतिज्ञा और एक अभिशाप बन गए। गद्दाफी की मृत्यु के बाद सैफ ने दक्षिण की ओर नाइजर भागने की कोशिश की, लेकिन उभरी शहर के पास उनके काफिले पर उनके ही जिंटान कबीले के विद्रोहियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, एक ट्रॉफी की तरह परेड कराई और वीडियो लिंक के जरिए त्रिपोली की एक अदालत में पेश किया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उन पर मानवता के विरुद्ध अपराधों का आरोप लगाया। गद्दाफी का बेटा उन सभी चीजों का प्रतीक बन गया था जिन्हें नया लीबिया नष्ट करना चाहता था। फिर सन्नाटा छा गया, साल बीत गए, दुनिया आगे बढ़ गई, लीबिया अराजकता में और गहराई तक धंस गया और सैफ का नाम सुर्खियों से गायब हो गया। 2017 तक जब यह खबर आई कि लीबिया की पूर्वी सीमाएं नष्ट कर दी गई हैं, पूर्वी अधिकारियों ने चुपचाप उसे माफ कर दिया और रिहा कर दिया, और बस ऐसे ही गद्दाफी का भूत फिर से जिंदा हो गया। बेटा फिर से प्रकट हुआ। लगभग एक दशक की खामोशी के बाद 2021 में सैफ अल इस्लाम फिर से सामने आया। बूढ़ा, शांत लेकिन पराजित से कोसों दूर। एक दुर्लभ साक्षात्कार में उसने कैद में बिताए अपने वर्षों और लीबिया के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण का वर्णन किया। उसने कहा कि लीबिया को विदेशी रक्षकों की जरूरत नहीं है, उसे भ्रष्टाचार और विदेशी नियंत्रण से खुद को बचाने के लिए लीबियाई लोगों की जरूरत है। उसने ऐसे बात की जैसे कोई पुनर्जन्म हुआ हो, और फिर एक सदमा आया। सैफ अल इस्लाम गद्दाफी ने घोषणा की कि वह राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ेंगे। चुनाव 24 दिसंबर 2021 को निर्धारित थे। प्रतीकात्मक रूप से इसे लीबिया के पुनर्जन्म के रूप में चुना गया। 10 वर्षों में पहली बार गद्दाफी आधिकारिक तौर पर राजनीति में वापस आए। उन्होंने कहा, राजनेताओं ने आपको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है, अब अतीत में लौटने का समय है। उनके अभियान ने गद्दाफी से थके आम लीबियाई लोगों पर गहरा असर डाला। वे अराजकता में थे, वे स्थिरता, व्यवस्था और राष्ट्रीय गौरव के लिए तरस रहे थे, लेकिन वे चुनाव कभी नहीं हुए। त्रिपोली और तोब्रुक की प्रतिद्वंद्वी सरकारें चुनावी कानूनों पर सहमत नहीं हो पाईं, जिससे देश विभाजन की स्थिति में जकड़ा रहा, एक सरकार विहीन देश। आज लीबिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। राष्ट्रीय एकता की सरकार पश्चिम में त्रिपोली से शासन करती है, जबकि प्रतिनिधि सभा पूर्व में तोब्रुक से संचालित होती है। उनके बीच मिलिशिया, कबायली नेताओं और चरमपंथी गुटों की एक बंजर जमीन है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास भी उन्हें एकजुट करने में नाकाम रहे हैं। नतीजा, एक ऐसी आबादी जिसने अपने तथाकथित नेताओं पर से सारा विश्वास खो दिया है। बिजली मुश्किल से काम करती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, अस्पताल खस्ताहाल हो जाते हैं, लोग गुस्से में हैं, हताश हैं और बदलाव के लिए तैयार हैं। इस शून्य में गद्दाफी का नाम फिर से शक्तिशाली हो गया है। कुछ लोगों के लिए सैफ अल इस्लाम बदले का प्रतीक है, दूसरों के लिए वह आशा, व्यवस्था और सम्मान की वापसी का प्रतीक है। हफ्तार और पश्चिम के बीच लेकिन सैफ की सत्ता की राह बाधाओं से भरी है। पूर्व में लीबियाई राष्ट्रीय सेना के कमांडर जनरल खलीफा हफ्तार खड़े हैं, जो मानते हैं कि अकेले वही देश को स्थिर कर सकते हैं। उन्होंने एक बार सैफ को नासमझ बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि उन्हें जनता का समर्थन नहीं है। फिर भी हफ्तार की अपनी शक्ति भी सीमित है और कई लीबियाई विदेशी समर्थकों के साथ उनके संबंधों पर अविश्वास करते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि सैफ अभी भी गद्दाफी के पुराने समर्थकों के बीच वफादारी रखते हैं। जनजातियां, पूर्व अधिकारी और सैन्य परिवार, जिन्हें कभी पुराने शासन से लाभ हुआ था। पश्चिमी ग्रीन बेल्ट के शहरों में ग्रीन फ्लैग की वापसी की सुगबुगाहट तेज हो रही है, लेकिन कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि उनका समर्थन कितना व्यापक है, क्योंकि लीबिया में 8 साल से ज्यादा समय से राष्ट्रीय चुनाव नहीं हुए हैं। पुरानी यादें बनाम डर। यहां तक कि कुछ लोग जो कभी गद्दाफी के फैसले का विरोध करते थे, तानाशाही अब स्वीकार करते हैं कि उनके शासन में जीवन ज्यादा सुरक्षित था। वे कहते हैं, हां, हमें डर था, लेकिन हमारे पास शांति भी थी। आज हमारे पास आजादी है, लेकिन अपहरण, फिरौती के लिए हत्याएं और सड़क पर घात लगाकर हमले आम बात हो गई है। एक व्यक्ति सुबह घर से निकल सकता है और फिर कभी वापस नहीं लौट सकता। तेल निर्यात ध्वस्त हो गया है और विदेशी मुद्रा के बिना अर्थव्यवस्था दम तोड़ रही है। इसी अराजकता में पुरानी यादें राजनीतिक हो जाती हैं। अब कई लोग मानते हैं कि केवल एक मजबूत व्यक्ति, शायद एक गद्दाफी ही व्यवस्था बहाल कर सकता है।
और सैफ अल इस्लाम यह जानता है, आईसीसी द्वारा वांछित। फिर भी लीबिया की सीमाओं के बाहर सैफ एक वांछित व्यक्ति बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अभी भी उस पर 2011 में किए गए युद्ध अपराधों का आरोप लगाता है। कानूनी तौर पर इसमें इससे वह किसी भी पद के लिए अयोग्य हो जाना चाहिए। लेकिन लीबिया की वास्तविकता कानूनी से कोसों दूर है। वहां न तो एकीकृत न्यायपालिका है, न ही कोई कार्यप्रणाली और न ही कानून का शासन। कोई कार्यशील सरकार नहीं है और न ही कोई ऐसी शक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय वारंट को लागू कर सके। कई लीबियाई लोगों के लिए आईसीसी खुद एक और पश्चिमी हथियार है। वे पूछते हैं, नाटो का न्याय किसने किया जब उसके बमों ने हमारे परिवारों को मार डाला? उस मिलिशिया का न्याय किसने किया जिसने कैदियों को प्रताड़ित किया और मार डाला? उनके लिए आईसीसी की चुप्पी उसके पूर्वाग्रह को उजागर करती है और इसलिए अभियोग के बावजूद सैफ के समर्थक उसे अपना असली नेता मानते हैं। एक खतरनाक भविष्य। सैफ अल इस्लाम पर्दे के पीछे चुपचाप घूमता है, कबायली बुजुर्गों से मिलता है, गठबंधनों का पुनर्निर्माण करता है और खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है जो लीबिया को फिर से एकजुट कर सकता है। कुछ लोग उसे एक ऐसे उद्धारकर्ता के रूप में देखते हैं जो अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा करेगा। दूसरे लोग तानाशाही की एक खतरनाक वापसी देखते हैं। लेकिन एक बात तय है, उसकी उपस्थिति ने लीबिया के भूतों को फिर से जगा दिया है। पश्चिम उसे बेचैनी से, ध्यान से देख रहा है। वे जानते हैं कि उसकी वापसी का क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि अगर गद्दाफी का बेटा उसे युद्ध में ले जाता है, लीबिया वापस ले लेता है और अपने पिता के अखिल अफ्रीकी दृष्टिकोण को पुनर्जीवित करता है, तो उत्तरी अफ्रीका में यूरोप का प्रभाव रातों रात गायब हो सकता है। और इतिहास ने दिखाया है कि पश्चिम अपने पुराने दुश्मनों को फिर से उभरने नहीं देता। यही सवाल लीबिया को परेशान करता है। तो क्या सैफ अल इस्लाम गद्दाफी सत्ता में आएंगे और अपने पिता की विरासत को फिर से बनाएंगे, या विदेशी ताकतें उन्हें एक बार फिर कुचलने के लिए आगे बढ़ेंगी, जैसे उन्होंने उस व्यक्ति को कुचल दिया जिसने एक एकीकृत अफ्रीका का सपना देखा था? लीबिया की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने अतीत से त्रस्त है, अपने वर्तमान से विभाजित है और अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित है। लेकिन एक सच्चाई बाकी है, गद्दाफी का नाम अभी भी ताकत रखता है और कई लीबियाई लोगों के लिए यह नाम डर का नहीं बल्कि उम्मीद का प्रतीक है। जैसे जैसे रेगिस्तानी हवा सिरते के खंडहरों में फुसफुसाती है, हर दिल में एक सवाल कौंधता है, क्या गद्दाफी का बेटा लीबिया को मृतकों में से वापस ला सकता है, या क्या पश्चिम यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पिता का भूत फिर कभी ना उठे? और भी प्रभावशाली अफ्रीकी कहानियों के लिए हमारा चैनल आरंभ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।